नमस्कार दोस्तों एक चर्चित लेखक पाउलो कोएल्हो, आपने कई बार उनका नाम भी सुना होगा। बहुत सारी किताबें लोग बड़े शौक़ से, बड़े चाव से पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। और कुछ एक प्रसंग उसमें ऐसे होते हैं जो जीवन को नई दिशा भी देते हैं। यद्यपि ऐसा नहीं होता कि वो प्रसंग बिल्कुल पहली बार सामने आए गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने उनको दोबारा एक नए सिरे से नए परिवेश में उभारा, उसका धन्यवाद तो करना ही चाहिए। उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन और साथ में उसको याद करना, उस प्रसंग को याद करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो प्रसंग मैं आपसे बांट रहा हूँ वो प्रसंग सपनों के बारे में है। अक्सर कहा जाता है कि आदमी आत्महत्या की ओर या निराशा की ओर या हताशा की ओर, या जिसे आप डिमेंशिया भी कहते हैं, स्मृति लोप, इन सब की ओर जब बढ़ता है आदमी, तो उस वक्त उसका कारण जो है वो जब तलाश करते हैं मनोविश्लेषक, तो उनका कहना होता है कि जिस दिन आप सपने देखना बंद कर देते हैं, उस दिन से ये प्रक्रिया ढलान की शुरू हो जाती है। इसलिए अगर चाहते हैं आप कि आप अभी ढलान पर ना उतरें, उस फिसलन भरे रास्ते की ओर उन्मुख ना हो, तो आपको सपने जो हैं वो देखते रहना चाहिए। सपनों में एक बड़ी ऊर्जा होती है। सपने का मतलब ये नहीं होता कि आप सपना जो देखोगे वो पूरा हो ही जाएगा। ये मानकर चलिए कि हो सकता है ये पूरा ना भी हो, और हो सकता है कि ये पूरा हो भी जाए। दोनों संभावनाओं को सामने रखिए और उसके बाद सपने देखने की प्रक्रिया, कुछ महत्वाकांक्षाओं को पालने की प्रक्रिया, कुछ उनको लेकर आगे बढ़ने की प्रक्रिया आप जारी रखें। वो ज़्यादा आपके लिए सुखद होगा। और इसी संदर्भ में मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी महसूस करते होंगे, मैं भी महसूस करता हूँ, मेरे ख्याल में हमारे आसपास के सभी लोग महसूस करते होंगे कि एक लड़ाई हम अपने भीतर भी लड़ते हैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए। सिर्फ हमें ये देखना होता कि हम सपनों में बहुत ज़्यादा अपने परिवेश से बिल्कुल बाहर ना चले जाएं। अब अगर एक मेरे जैसा एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय अगर व्यक्ति ये आकांक्षा करना चाहे कि वो फटाफट राष्ट्रपति भवन में चला जाए और राष्ट्रपति भवन के किसी एक वरिष्ठ अधिकारी का उसको पद मिल जाए, राष्ट्रपति का पद तो अलग चीज़ है, तो इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा सिर्फ इसलिए पाल लेना कि वहाँ के मुग़ल गार्डन को देख सके, वहाँ के फूलों के सौंदर्य की जो छटा है उसको अपने मन में बसाए, उनके स्वामित्व का, उसके स्वामित्व का एहसास उसके ऊपर हो, तो ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। सपने ऐसे नहीं होते। सपनों में आप कुछ एक चीज़ों को बुनते हैं, कुछ एक चीज़ों को अपने गिर्द एक प्रकार से उनका खाका खींचना, एक मानचित्र बनाना आरंभ करते हैं और एक ऑरा सा क्रिएट कर लेते हैं, एक ऐसा प्रभा मंडल, एक ऐसा आभा मंडल जिसमें आपको सुखद एहसास होता है। तो सपने जो है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जीवट के साथ जीने की कला सिखाते हैं। हमें ये ज़रूर सिखाते हैं कि सपने अगर अच्छे हैं तो अच्छे सपने की पूर्ति के लिए हमें किस किस मार्ग से जूझना पड़ता है। ये चीज़ें बड़ी मित्रों विचित्र होती हैं। अभी मेरे एक मित्र ने बातों बातों में बात चली कैलाश की यात्रा की, तो कैलाश की यात्रा में एक पुस्तक भी इन दिनों मैं भी पढ़ रहा हूँ, शायद आप सब ने भी पढ़ी होगी, मेरे मित्र ने भी इच्छा व्यक्त की है उसको पढ़ने की। पुस्तक है अवाक। अवाक की लेखिका गगन गिल ने जिस ढंग से इस यात्रा का वर्णन किया है वो अद्भुत है, और उसमें कुछ वर्णन भी बिल्कुल लगता है कि जैसे आप एक स्वप्न देख रहे हैं। और मैं इस बात को इसलिए ज़्यादा करीब से महसूस कर सकता हूँ कि यद्यपि मैं कैलाश मानसरोवर तक तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन उस क्षेत्र में, उस एम्बियंस में, तिब्बत के कुछ एक क्षेत्रों में, लहासा के आसपास मुझे जाने का अवसर मिला, और वहाँ तक जाने के बाद भी लगा कि जैसे ये लोक ही, ये वो नहीं है लोक जिसमें हम लोग रहते हैं, ये बिल्कुल अलग लोक है। लहासा का अर्थ ये होता है कि दिव्य लोगों की भूमि। वो एक सामान्य रूप से उसका ये नहीं होता कि ये अपेक्षा भी नहीं की जाती कि यहाँ सामान्य लोग धरती से आकर यहाँ बस जाएंगे, यहाँ फिर एनक्रोचमेंट करेंगे, यहाँ की वस्तुओं को फिर वो बेचना शुरू करेंगे, धीरे धीरे उनका निर्यात करना शुरू करेंगे। ये सारी चीज़ें किसी सपने का भाग नहीं हो सकती। सपने का भाग ये होता है कि जो चीज़ जहाँ है
जिस सौंदर्य को लेकर वहाँ पर जहाँ पर बैठी है, जहाँ वो चीज़ विद्यमान है, उसको उसी ढंग से स्वीकार करना चाहिए और उसे उसमें जो एक आनंद का जो प्रस्फुटन होता है, उस प्रस्फुटन का आभास हमें होना चाहिए। ये एक बड़ी विचित्र सी है स्थिति जिससे आपको, मुझे, सबको गुजरना पड़ता है और अंत पे ये होता है कि सपने देखना कभी ना छोड़िए। इस संदर्भ में मैं जयशंकर प्रसाद का विशेष रूप से उनका ज़रूर उल्लेख करना चाहूँगा कि उनकी जयंती भी है और इन्हीं दिनों में उनकी जयंती है, और जयंती के जब भी संदर्भ जयशंकर प्रसाद का आएगा तो मित्रों कामायनी का संदर्भ आएगा। आप कामायनी की कल्पना कीजिए। कामायनी में जो उसका जो नायक है वो पहले उसकी मुलाकात श्रद्धा के साथ होती है। श्रद्धा के साथ जब मनु मिलता है, उसकी शुरुआत तो आपको मैं कई बार दोहरा भी चुका हूँ कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, लेकिन एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो ये जो उसके बाद उसे लगता है कि ये सृष्टि बड़ी सुंदर, बड़ी अलग है, लेकिन धीरे धीरे जब वो सपने ज़्यादा देखना पड़ता है, देखने लगता है, जब बहुत महत्वाकांक्षी मनु हो जाता है, तो उसे लगता है कि श्रद्धा मेरी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति में कुछ बाधा बनने लगी है, वो पॉजेसिव ज़्यादा हो गई है। तो वो वहाँ से पलायन कर जाता है और पलायन करके वो किसके साम्राज्य में पहुँचता है? इड़ा के। इड़ा का मतलब, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मित्रों, वो है बुद्धि। अर्थात वो एक श्रद्धा संवेदना के साम्राज्य को छोड़कर वो बुद्धि के साम्राज्य में प्रवेश करता है, लेकिन बुद्धि के साम्राज्य में पेश करते ही उसे तरह तरह के विद्रोह का, तरह तरह के असंतोष का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे उसे लगता है कि ये तो मेरी सृष्टि नहीं है, ये बुद्धि जो है ये इड़ा जो है, इसका साम्राज्य विशैला है, और वहाँ से फिर वो पलायन करता है श्रद्धा की तलाश में और उसके बाद उसको आनंद की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें सिद्ध यही करती हैं कि सपने कभी देखना बंद मत कीजिए, लेकिन अपने सपनों को बहुत बड़ी विशाल महत्वाकांक्षा का तार्किक रूप देने का भी प्रयास मत कीजिए। हर व्यक्ति, हर वस्तु में, हर चिंतन की धारा में एक अपना सौंदर्य है, उसका आनंद लीजिए और आपको सुख मिलेगा, भीतर तक आपके सुख का प्रवेश होगा। शुक्रिया।